नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की पेशकश में आपका स्वागत है। आज 23 नवंबर 2025 है और पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों में जो कुछ हुआ है, आज हम उसकी गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। और आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। सुप्रीम कोर्ट में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बिल्कुल, और साथ ही राज्यपाल की शक्तियों पर एक बड़ा फैसला आया है जिसका असर मुझे लगता है देश की राजनीति पर पड़ेगा। हाँ, और दिल्ली दंगों जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में कुछ ऐसी दलीलें सुनने को मिली हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से CJI BR गवई रिटायर हो गए हैं और जस्टिस सूर्यकांत ने नए मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल लिया है। हाँ, और CJI गवई का जो कार्यकाल था वो सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से काफी अहम माना जाएगा। अहम किस तरह से? देखिए, उनके समय में हाई कोर्ट्स में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से मतलब करीब 24 जजों की नियुक्ति हुई। 24? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और साथ ही 10 जज अनुसूचित जाति से थे। ये आंकड़े खुद कोलिजियम की सूची से सामने आए हैं। हाँ। उन्होंने तो अपने विदाई भाषण में ये भी कहा कि क्रीमी लेयर पर जो उनका फैसला था, हाँ। उसके लिए उन्हें अपने ही समुदाय की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अच्छा। तो अब कमान जस्टिस सूर्यकांत के हाथ में है। शपथ ग्रहण समारोह भी काफी ऐतिहासिक था, सुना है? हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ था और उन्होंने आते ही अपनी प्राथमिकताएं भी साफ कर दी हैं। क्या है वो प्राथमिकताएं? देखिए, 2 मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि देश की अदालतों में जो 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, बिल्कुल उस बोझ को कम करना। हाँ। और दूसरी, विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन को बढ़ावा देना। ये तो लगभग हर नई CJI का लक्ष्य होता है। इसमें नया क्या है? नया है उनका दृष्टिकोण। हाँ। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्वदेशी न्याय शास्त्र। स्वदेशी न्याय शास्त्र, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि भारतीय फैसलों पर ज्यादा भरोसा किया जाए। बार बार विदेशी अदालतों के फैसलों का हवाला देने की बजाय हम अपनी न्यायिक परंपरा को मजबूत करें। ये एक दिलचस्प सोच है। चलिए अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले पर जिसने केंद्र राज्य संबंधों को एक तरह से फिर से परिभाषित कर दिया है। आप राज्यपालों की शक्तियों वाले फैसले की बात कर रही हैं? हाँ, ये जो विधेयकों को मंजूरी देने में देरी होती थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। बिल्कुल। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महीन संतुलन बनाया है। कैसे? क्या उन्होंने कोई समय सीमा तय कर दी? नहीं, यही तो खास बात है। कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकते। संविधान इसमें लचीलापन देता है। तो फिर समाधान क्या निकला? समाधान है एक चेतावनी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक बिलों पर बैठे नहीं रह सकते। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही, विवेक का इस्तेमाल हो लेकिन कोई गतिरोध ना हो। डिस्क्रेशन यस, पैरालिसिस नो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब अगर ऐसी देरी होती है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये राज्य सरकारों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। सही बात है। अच्छा, एक और अहम फैसला आया है जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों से जुड़ा है, आर्बिट्रेटर की नियुक्ति को लेकर। हाँ, ये कॉर्पोरेट वकीलों के लिए बहुत बड़ी खबर है। मामला थोड़ा तकनीकी है पर बहुत जरूरी है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए एक भारतीय और एक विदेशी कंपनी में कोई चुक्ति है और उन्होंने तय किया है कि विवाद होने पर मध्यस्थता सिंगापुर में होगी और कानून भी सिंगापुर का लगेगा। ठीक है। अब सवाल ये था कि मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए क्या वो भारत की अदालतों में आ सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, साफ मना कर दिया। अगर सीट और कानून दोनों विदेशी हैं तो भारतीय अदालतों का इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में ज्यादा स्पष्टता आएगी, है ना? बिल्कुल। ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी वाले पुराने फैसले को और पुख्ता करता है। हाँ। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे मामलों की जो लगातार सुर्खियों में है। 2020 के दिल्ली दंगे, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कुछ चौंकाने वाली दलीलें दी हैं। क्या कहा है पुलिस ने? ASG ने कोर्ट में तर्क दिया कि पढ़े लिखे दिमाग वाले आतंकवादी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से ज्यादा खतरनाक होते हैं। 1 मिनट, पढ़े लिखे दिमाग वाले आतंकवादी, ये तो बहुत ही असाधारण तर्क है। असाधारण है। पुलिस का दावा है कि ये दंगे सरकार को गिराने की एक सोची समझी साजिश थी। साजिश? हाँ, और उनका ये भी कहना है कि ये बांग्लादेश और नेपाल की शासन शैलियों से प्रेरित थी और इसका एक मकसद असम को भारत से अलग करना भी था। ये तो बहुत बड़े आरोप है। हाँ,
पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पुलिस की दलीलें हैं, ये कोर्ट का फैसला नहीं है। बिल्कुल। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी मामले में भी सुनवाई हुई है। हाँ, उस मामले में सीबीआई ने उनकी याचिका का पुरजोर विरोध किया है। सीबीआई का कहना है कि याचिका तुच्छ है और उन्हें कानून की जरूरत से ज्यादा सुनवाई का मौका दिया जा चुका है। तो अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ठीक है, अब दिल्ली से बाहर निकलकर देश के दूसरे हाई कोर्ट्स की खबरों पर आते हैं। केरला हाई कोर्ट सबरीमाला और गुरुवायूर मंदिर में भीड़ को लेकर बहुत सख्त नजर आया। बहुत सख्त। कोर्ट ने तो राज्य सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर सबरीमाला में भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो कोई बड़ी आपदा हो सकती है। और गुरुवायूर मंदिर के लिए भी कोई आदेश दिया है? हाँ, वहां के लिए एक मल्टी डिपार्टमेंटल कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये दिखाता है कि अदालतें अब सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर हो गई हैं। और ये गंभीरता प्रशासनिक लापरवाही पर भी दिख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बिजनौर की डीएम के खिलाफ ही जमानती वारंट जारी कर दिया। हाँ, वो एक जाति प्रमाण पत्र रद्द करने से जुड़े अवमानना के मामले में पेश नहीं हो रही थी। ये अधिकारियों के लिए एक साफ संदेश है कि आप न्यायिक आदेशों को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। एक और बहुत दिलचस्प मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये महिला वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा है, पॉश एक्ट को लेकर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कानून बार काउंसिल्स पर भी लागू होता है? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला तो इसके खिलाफ था ना? जी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि बार काउंसिल पॉश एक्ट के दायरे से बाहर हैं। अब उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अगर ये फैसला पलट गया तो ये महिला वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। निश्चित रूप से। और एक बड़ी अनोखी खबर आई है ट्रेडमार्क की दुनिया से। भारत में पहली बार एक गंध को ट्रेडमार्क मिला है। हाँ, स्मेल मार्क। ये बौद्धिक संपदा कानून में एक बहुत बड़ा कदम है। किस चीज के लिए मिला है ये? एक जापानी कंपनी है, वो गुलाब की महक वाले टायर बनाती है। उसी के लिए रजिस्ट्री ने इसे मंजूरी दी है। गुलाब की महक वाले टायर, ये तो कमाल है। मतलब अब ब्रांड की पहचान सिर्फ लोगो या नाम नहीं बल्कि खुशबू भी हो सकती है। हाँ, एक तरह से ब्रांडिंग का पूरा एक नया दरवाजा खुल गया है। ये सब बातें हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती हैं, न्याय का भविष्य क्या है? एक तरफ नए सीजे आए हैं जो लंबित मामलों का बोझ कम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका पर बहस तेज हो रही है। क्या एआई इसका समाधान हो सकता है इतने सारे मामलों को निपटाने में? ये एक दो-धारी तलवार है। उम्मीद तो है कि एआई मदद कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी है। क्या खतरा? खतरा है पूर्वाग्रह का। एआई सीखता कहाँ से? हमारे ही पुराने क्राइम डेटा से। और हमारे डेटा में तो जाति, समुदाय, आर्थिक आधार पर बने पूर्वाग्रह भरे पड़े हैं। बिल्कुल। तो अगर एआई को उस डेटा पर ट्रेन किया गया तो वो सिर्फ अपराध का अनुमान लगाना नहीं सीखेगा, वो हमारे पूर्वाग्रहों को भी सीख लेगा। मतलब एआई भी भेदभाव कर सकता है? कर सकता नहीं है, करेगा। वो हमारे पूर्वाग्रहों का एक डिजिटल संस्करण बन जाएगा और तब निष्पक्षता सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी, शायद नामुमकिन चुनौती होगी। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब सिर्फ कानून बनाना या टेक्नोलॉजी ले आना ही काफी नहीं है, उसे सही तरह से लागू करना असली चुनौती है। एकदम सही। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण किशोर न्याय प्रणाली पर आई हालिया रिपोर्ट है। हाँ, मैंने पढ़ी वो रिपोर्ट। सुधारों के 1 दशक बाद भी जमीनी हकीकत ज्यादा नहीं बदली है। वही रिपोर्ट कहती है कि सिस्टम आज भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, कानून के संपर्क में आए बच्चों को बुनियादी सुरक्षा देने में संघर्ष कर रहा है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को एक नया नेतृत्व मिला है जिसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट है। राज्यपाल की शक्तियों पर संवैधानिक स्थिति और साफ हुई है और हाई प्रोफाइल मामलों में कानूनी लड़ाई जारी है। लेकिन इन सब के बीच न्याय के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल उभर रहा है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जैसे जैसे जस्टिस सूर्यकांत अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे और एआई जैसी तकनीक की भूमिका बढ़ेगी, तो भविष्य का कोर्टरूम कैसा होगा? क्या टेक्नोलॉजी न्याय में एक भागीदार बनेगी या फिर हमारे अपने पूर्वाग्रह नई चुनौतियां पैदा करेंगे? इस पर विचार करना वाकई जरूरी है, बहुत जरूरी। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज के इन खबरों पर आधारित हमारे आज के विश्लेषण में बस इतना ही।